कहानी की शुरुआत होती है जब मैं और मेरी बचपन की दुश्मन 10 सालों तक एक दूसरे से प्यार करते रहे, लेकिन आखिर में हम कभी साथ नहीं आ सके। वह ऑटिज्म से पीड़ित थी, इसलिए अपने प्यार को शब्दों में नहीं कह पाती थी और मैं उसकी चुप्पी से डरकर पीछे हट गया। फिर मेरी मंगेतर और मेरे छोटे भाई ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब मैं मर चुका था, वो मेरी ठंडी लाश को पकड़कर ऐसे रो रही थी जैसे उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई। तभी मुझे समझ आया कि वह शर्मीली और डरी हुई लड़की मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। इसलिए जब मुझे दोबारा जिंदगी मिली और मैं सगाई से एक रात पहले वापस आया, तो मैं पागलों की तरह गाड़ी चलाकर उसके पास पहुंचा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे सामने का नजारा देखकर मेरा खून खौल उठा। पूरा ड्राइंग रूम बर्बाद पड़ा था, हर चीज टूटी हुई थी। सिर्फ मेरी शादी की खबर ने उसे इस हालत तक पहुंचा दिया था। सु वान वान वहीं जड़ होकर खड़ी थी। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कोई भूत देख लिया हो। उसकी आंखों में डर और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसने जल्दी से अपनी बिखरी हुई ड्रेस ठीक करने की कोशिश की, मानो अपनी टूटी हुई हालत को छुपाना चाहती हो। मैं अभी भी सदमे में था, लेकिन उससे पहले वह कांपती आवाज में बोल पड़ी, अब और क्या बेइज्जती बाकी है। मैंने बस सिर हिलाया और अपनी पूरी ताकत जुटाकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। सु वान वान ने जेब से रूमाल निकाला और आंखों के आंसू बेरहमी से पोंछ दिए। फिर उसने निराश होकर आंखें बंद कर ली। उसकी आवाज तलवार की तरह कांप रही थी। मारना है तो मार लो, डांटना है तो डांट लो। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अंतिम सज्जा का इंतजार कर रही हो। उसकी आवाज में भरा दर्द मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े कर रहा था। उसकी टूटी हुई हालत देखकर मेरा दिल बुरी तरह तड़प उठा। मैंने भारी आवाज में कहा, सु वान वान, मैं अब सगाई नहीं करना चाहता। मेरे शब्द सुनते ही उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने अचानक आंखें खोल दी। वह मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे यकीन ही नहीं कर पा रही हो। फिर धीरे धीरे उसने नजरें झुका ली। उसकी कांपती हुई सांसें उसके अंदर दबे तूफान को जाहिर कर रही थी। काफी देर बाद उसने सिर्फ 2 शब्द पूछे, क्यों? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं गुयान से प्यार नहीं करता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ सु वान वान, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने दर्द भरी हंसी हंसी। मुझसे प्यार? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी? लेकिन यह कहते हुए भी उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे, मानो वह सोच रही हो कहीं ये कोई नई सजा तो नहीं। जब मैं चुप रहा तो आखिरकार वह टूट गई। उसने वह सवाल पूछा जिससे वह सबसे ज्यादा डरती थी, क्या तुम फिर मुझे छोड़ दोगे? फिर जल्दी से बोली, अच्छी तरह सोचकर जवाब देना, क्योंकि तुम्हारे जवाब पर तय होगा कि मैं तुम्हारी शादी लूटने जाऊं या फिर चुपचाप तुम्हें प्यार करती रहूं। यही वह जवाब था जिसे सुनने के लिए मैं मर भी सकता था। मैंने अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसने अपना चेहरा मेरे कंधे में छुपा लिया। फिर रोती हुई आवाज में बोली, मुझे मत देखो, बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मैंने धीरे से पूछा, अगर इतनी शर्म आ रही है तो फिर मुझे क्यों चुना? वह सुबकते हुए बोली, क्योंकि तुम बहुत निर्दयी इंसान हो। अगर मैंने तुम्हें पकड़कर नहीं रखा तो तुम सच में मुझे छोड़कर चले जाते। भले ही ये बहुत शर्मनाक है, लेकिन सच यही है कि तुम्हारे बिना मैं सच में टूट चुकी थी। मेरे चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आ गई। दिल खुशी से भर गया। वह अब भी मुझसे प्यार करती थी। कुछ देर बाद मैंने उसे छोड़ा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अजीब सी दृढ़ता थी। उसने कहा, मैं ड्राइवर से तुम्हें घर भिजवाती हूँ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जैसे ही मैं गया, उसने दरवाजा बंद होते ही हल्की मुस्कान दी। फिर अपने बूढ़े बटलर से बोली, सुना आपने? उसने कहा, वह मुझसे प्यार करता है। लेकिन बूढ़े बटलर ने ठंडी आवाज में कहा, मैडम, क्या आप 1 साल पहले का सबक भूल गई हैं? तब भी आपने यही कहा था और फिर आप पूरे दिन सिविल मैरिज ऑफिस के बाहर उसका इंतजार करती रही, लेकिन वह आया ही नहीं। उसने आपके साथ मजाक किया था, इसीलिए तो आपने अपने महल में वे कबूतर पाल रखे हैं, ताकि खुद को याद दिला सकें कि दोबारा उसी आदमी के झांसे में मत आना। सु वान वान ने आह भरी और उसे रोक दिया। आप जैसे उम्र भर अकेले रहने वाले इंसान क्या समझेंगे? दूसरी तरफ मैं घर लौट आया, लेकिन जैसे ही अंदर घुसा, पिता का गुस्से से भरा चेहरा सामने दिख गया। मैं अपने कमरे में गया और बार बार सु वान वान की बात याद करने लगा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। लेकिन मेरे दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगर उसने कुछ नहीं किया तो परसों मेरी जबरदस्ती सगाई हो जाएगी और फिर मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या मुझे रातों रात भाग जाना चाहिए या पिता से सच बोल देना चाहिए? लेकिन सच बोलने से क्या फायदा? उनकी नजरों में मैं सिर्फ एक मोहरा था जिससे गू परिवार की दौलत और ताकत हासिल की जा सके। अगली सुबह मैं अंगड़ाई लेते हुए मुस्कुराया। दोबारा सांस ले पाना सच में अच्छा लगता है। सुबह के 7 बजे थे। इस समय तक पिता हमेशा उठ चुके होते थे। अगर मैं नीचे न जाऊं तो घर में तूफान आ जाता। मैं जल्दी जल्दी नीचे उतरा, लेकिन सामने का नजारा देखकर वहीं रुक गया। पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा था। माहौल बेहद भारी था और उनके सामने बैठी थी एक बेहद खूबसूरत और ठंडी आभा वाली महिला। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। मैंने अविश्वास से आंखें मल लीं। वह सच में सु वान वान थी। पिता ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, क्या देख रहे हो? सु मैडम खुद हमारे घर आई हैं, जल्दी आकर नमस्ते करो। लेकिन सु वान वान अचानक उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगी। फिर उसने हाथ उठाया। मैं घबराकर आधा कदम पीछे हट गया। सु मैडम, आप यहाँ कैसे? उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी आंखों में साफ चोट दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर फिर वही ठंडा भाव ला लिया। उसने धीरे से पूछा, नींद खुल गई? उसकी आवाज सुई की तरह मेरे दिल में चुभ गई। मैंने बस सिर हिलाया। तभी पिता गरजे, बदतमीज लड़के, सु मैडम तुमसे बात कर रही हैं। लेकिन सु वान वान ने बस हल्का सा सिर घुमाकर उन्हें देखा। उसकी ठंडी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, मिस्टर, ये आज से यून से मेरा आदमी है, इसलिए उससे बात करते समय जरा सम्मान से पेश आइए। मेरे पिता का असली सरनेम यून नहीं था। वह हमारे परिवार में घर जमाई बनकर आए थे। माँ की मौत के बाद उन्होंने दूसरी शादी की और तभी ये चेन पैदा हुआ। शायद क्योंकि वह दूसरी औरत से ज्यादा प्यार करते थे या क्योंकि ये चेन उनका सगा बेटा था, उन्होंने हमेशा छोटे बेटे को जरूरत से ज्यादा प्यार दिया। मैं अभी तक इस अचानक हुए बदलाव से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि सु वान वान ने बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़ा
और मुझे बाहर ले गई। उसने तेजी से कार का दरवाजा खोला और सिर्फ एक नजर से मुझे अंदर बैठने का इशारा किया। कार में बैठते ही मैंने बेचैनी से पूछा, ये सब आखिर हो क्या रहा है? लेकिन सु वान वान चुपचाप गाड़ी चलाती रही। जब कार धीरे धीरे सड़क किनारे रुकी तब मेरी नजर उसकी आंखों के नीचे पड़े गहरे काले घेरे पर गई। वह पूरी रात नहीं सोई थी। उसने सिर झुका रखा था। उसकी लंबी पलकों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने धीमी और टूटी हुई आवाज में पूछा, क्या तुम फिर से अपना फैसला बदलने वाले हो? उसका सवाल बिजली की तरह मेरे दिमाग में 1 साल पुरानी याद वापस ले आया। उस दिन मैं दोस्तों के साथ बैठा अपने पिता की जबरदस्ती की शादी की बातें कोस रहा था। मैं बार बार कह रहा था, मैं कभी ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा जिसे प्यार नहीं करता। तभी मेरे पास बैठी सु वान वान ने अचानक पूछा था, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें प्यार कर सकूं। हमारे बीच पहले से रिश्ता तो है। उस वक्त मुझे लगा था कि वह नशे में मजाक कर रही है, इसलिए मैंने हंसते हुए कह दिया था, ठीक है, कल मैरिज ऑफिस के बाहर मिलना। अब सोचता हूँ शायद उसने मेरी उस मजाक वाली बात को सच मान लिया था और सच में पूरे दिन मेरा इंतजार करती रही होगी। मैं शर्मिंदगी में सिर खुजलाने लगा। समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दूं। लेकिन सु वान वान ने धीरे धीरे सिर पीछे टिकाया और आंखें बंद कर ली। उसका पीला चेहरा बेहद थका हुआ लग रहा था। वह किसी टूटी हुई पुरानी पेंटिंग जैसी लग रही थी, सुंदर लेकिन बेहद दर्दनाक। उसने उंगलियों से अपना माथा दबाया और ठंडी आवाज में कहा, मेरे फैसला बदलने से पहले उतर जाओ। मैंने उसकी नजर का पीछा किया और अगले ही पल मेरा दिल जोर से धड़क उठा। वह सच में मुझे मैरिज ऑफिस के सामने ले आई थी। मैंने बिना एक पल गंवाए सीट बेल्ट खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वह बिल्कुल उस घायल खरगोश जैसी लग रही थी जिसे बहुत सताया गया हो। कांपती आवाज में उसने पूछा, तुम एक बार और सोच नहीं लोगे? मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। मैंने बिना झिझक सिर हिला दिया। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। मेरे जवाब के बाद वह कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गई। उसके कांपते होंठ धीरे धीरे खुले और उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। उसकी आंखों की रोशनी बुझ चुकी थी। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे कहा, मैं किसी ऐसे इंसान के साथ अजनबी बनकर नहीं रह सकता जिससे मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से कहा, चलो शादी करते हैं। अभी घर जाकर फैमिली रजिस्टर लेकर आते हैं। मेरी बात खत्म होते ही सु वान वान ने जादू की तरह अपने बैग से अपना फैमिली रजिस्टर और आईडी कार्ड निकाल लिया। फिर गंभीरता से मेरे हाथ में रख दिया। मैं हैरानी से उसे देखता रह गया। मैं हंस पड़ा, तुम तो सब साथ लाई हो, लेकिन मेरा सामान तो मेरे पास नहीं है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने दूसरे पॉकेट से मेरा फैमिली रजिस्टर और आईडी कार्ड भी निकाल लिया। मैं पूरी तरह चौंक गया। तुम्हारे पास ये कैसे आया? अचानक मुझे सब समझ आ गया। उसने जरूर मेरे पिता से कोई सौदा किया था। सु वान वान ने धीरे से समझाया। मैंने उन्हें एक प्रोजेक्ट दे दिया, सु ग्रुप का इस क्वार्टर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। मेरा दिल कसकर दर्द से भर गया। सिर्फ एक बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए उस आदमी ने अपने बेटे को बेच दिया। मैं कड़वाहट से हंसा, तो तुमने मुझे खरीद लिया? मेरे दिल में अजीब सी कसक थी, लेकिन मेरी बात सुनकर सु वान वान कुछ सेकंड चुप रही। फिर अचानक बोली, तुम्हारे पास पैसे हैं? मैंने हैरानी से जेब टटोली और सिर्फ एक सिक्का निकला। उसने सिक्का देखते ही आंखें चमका दी। बहुत सावधानी से उसे अपने हाथ में लिया। फिर बेहद सच्ची आवाज में पूछा, तो क्या ऐसा मान लें कि तुमने मुझसे शादी की है? ये 1 रुपया तुम्हारी तरफ से दहेज है? मैंने स्वीकार कर लिया। वह बड़ी बेढंगी कोशिश कर रही थी यह साबित करने की कि यह कोई सौदा नहीं है। उसे रिश्ते निभाना नहीं आता था, इसलिए उसे लगा अगर मैं इसे खरीद फरोख्त समझ रहा हूं तो वह खुद उस इंसान की तरह बन जाएगी जिसे खरीदा गया हो। मैंने धीरे से कहा, इसे शादी कहते हैं। फिर सामने बने उस बड़े दरवाजे की तरफ इशारा किया। हम दोनों कार से उतरे और जब बाहर निकले तो हमारे हाथों में लाल रंग की 2 छोटी शादी की किताबें थीं। हम सच में शादीशुदा हो चुके थे। मैंने धीमी आवाज में कहा, हमने शादी कर ली, मानो खुद को यकीन दिला रहा हूं। सु वान वान ने हल्की सी हूं की आवाज निकाली और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। तभी मुझे पहली बार एहसास हुआ, जब वह मुस्कुराती है तो उसकी आंखें हल्की सी मुड़ जाती हैं, उसके चेहरे की सारी ठंडक गायब हो जाती है और वह अजीब सी प्यारी लगने लगती है। मैं कार में बैठ गया, लेकिन मैंने देखा वह मेरी तरफ पीठ करके चुपके से अपनी आंखें पोंछ रही थी। चाहे आगे कुछ भी हो, आज आखिरकार वह उस इंसान की पत्नी बन चुकी थी जिसे वह बचपन से दिल में छुपाकर बैठी थी। उसके बाद मैं सु वान वान के साथ उसके बड़े से एस्टेट पहुंचा। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत। जैसे ही मैं कार से उतरा, बटलर झो की आंखों में साफ हैरानी दिखाई दी। उन्होंने झिझकते हुए कहा, मिस्टर यून, नमस्ते। उनकी विनम्र आवाज में भी एक हल्की जांच थी। लेकिन सु वान वान अचानक किसी बच्चे की तरह खुश हो गई। उसने तुरंत हमारी शादी की लाल किताब उनके सामने हिलाई। अगले ही पल बटलर झो का चेहरा बदल गया और उनके मुंह से तुरंत निकला, यंग मास्टर, आपका स्वागत है। बस उसी एक शब्द ने मेरी पहचान बदल दी। मेरा चेहरा तुरंत गर्म हो गया। मैं बस अजीब सी मुस्कान दे पाया, फिर जल्दी से अंदर भाग गया। दिल में अजीब सी घबराहट थी। हम सिर्फ बचपन के जान पहचान वाले थे, लेकिन अब मैं अचानक उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था हाथ कहाँ रखूं, कैसे बैठूं, क्या करूं। लेकिन सु वान वान ने मेरी घबराहट जैसे देखी ही नहीं। वह आराम से पूरे घर का परिचय देने लगी। पहली मंजिल पर स्टडी और गेस्ट रूम है, दूसरी मंजिल पर जिम और बेडरूम, तीसरी मंजिल पूरी तरह तुम्हारे लिए बनाई गई है। ऊपर स्विमिंग पूल और हॉट स्प्रिंग भी है। मैं बस चुपचाप सिर हिलाता रहा, लेकिन अंदर से मैं हिल चुका था। स्टूडियो, स्विमिंग पूल, इस घर की हर चीज
मेरे लिए बनाई गई थी। अचानक वह बोलते बोलते रुक गई। शायद उसे एहसास हो गया था कि वह जरूरत से ज्यादा बोल चुकी है और उसे डर था कि कहीं मैं उससे परेशान न हो जाऊं। सुवान वान की हल्की खांसी ने कमरे की खामोशी तोड़ी। उसकी आवाज में आदेश साफ झलक रहा था। तुम्हें जो भी चाहिए सीधे अंकल झो से कह देना, वो तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर देंगे। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या वह सच में चाहती थी कि मैं उसके घर में आकर रहूं? शादी तो मैंने उससे की थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अमीर घर में घर जमाई बन गया हूं। मेरी झिझक देखकर सु वान वान ने चुपके से शादी का सर्टिफिकेट अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। वह मुझे ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की घबराहट साफ दिख रही थी। अगर तुम्हें अजीब लग रहा है तो मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगी। वैसे भी मैं उस कमरे में कभी जाती नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल कस गया। मैंने तुरंत अपने बेवकूफी भरे ख्याल झटक दिए। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस सोच रहा था कि मुझे अपने कपड़े घर से लाने होंगे। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने बगल का दरवाजा खोल दिया। उसने कल ही पूरे फ्लोर को नया बनवाया था। कमरे में सब कुछ मेरे लिए तैयार था। नई नई कपड़ों से भरी अलमारी, रोजमर्रा की चीजें, हर चीज पूरी तरह व्यवस्थित थी। वह शांत आवाज में बोली, अगर कुछ और चाहिए हो तो बता देना। इतना कहकर उसने अपने बैग से एक ब्लैक कार्ड निकाला और सीधे मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं घबराकर पीछे हट गया। वह पहले ही मेरे लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट छोड़ चुकी थी। अब मैं उसका पैसा कैसे इस्तेमाल करता? उसकी आंखें तुरंत उदास हो गईं। ये मेन कार्ड है, मैं खुद सिर्फ सब कार्ड इस्तेमाल करती हूँ। क्या तुम सोच रहे हो कि मेरा पैसा इस्तेमाल नहीं करोगे ताकि बाद में तलाक के समय हिसाब साफ रहे? मैं तो उसकी अजीब सोच सुनकर दंग रह गया। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, उसने जबरदस्ती कार्ड मेरे हाथ में रख दिया। अगर मुझे पता चला कि तुम अपना पैसा खर्च कर रहे हो तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं बहुत बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। उसका बर्फ जैसा ठंडा चेहरा किसी को भी डरा सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसी चेहरे में मुझे एक अजीब सी मासूमियत और प्यारी सी झलक दिखाई दे रही थी। सु वान वान खुद भी थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। उसके दिमाग में लगातार ख्याल दौड़ रहे थे। क्या मैं अभी बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी? कहीं मैंने उसे डरा तो नहीं दिया? अभी अभी शादी हुई है और मैं ऐसे पेश आ रही हूँ? क्या मैं बहुत खराब पत्नी हूँ? और वो गुयान, अगर उसने उसे परेशान किया तो? नहीं, अगर उसने उसे छूने की भी कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैडम, आप नहीं चलेंगी? बटलर की आवाज ने उसे ख्यालों से बाहर निकाला। वह हल्का सा खांस कर खुद को संभालने लगी। मेरा मतलब, जो दिया है वो रख लो। ये पति पत्नी की साझा संपत्ति है। इतना कहकर वह जल्दी से मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गई। मैं बस चुपचाप उसके जाते हुए बेचैन कदमों को देखता रहा। उधर ऑफिस पहुंचने के बाद उसकी असिस्टेंट हान यान फाइलें लेकर अंदर आई। मैडम, उस प्रोजेक्ट की सारी फाइलें तैयार हैं। सु वान वान ने बस हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है। लेकिन जैसे ही असिस्टेंट जाने लगी, सु वान वान ने उसे रोक लिया। फिर उसने धीरे से अपनी जेब से लाल रंग का मैरिज सर्टिफिकेट निकाला। असिस्टेंट हैरानी से उसे देखने लगी। सु वान वान ने ठंडी नजरों से कहा, तुम पहचान नहीं पाओगी। आखिर जिंदगी में पहली बार असली वाला देखा है। हान यान कांपते हाथों से सर्टिफिकेट खोलती है और नाम देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, आपने सच में मिस्टर यून से शादी कर ली? लेकिन आपने तो कसम खाई थी कि जिंदगी में कभी उनसे शादी नहीं करेंगी। फिर वह मजाक में सु वान वान की पुरानी आवाज की नकल करते हुए बोली, मिस्टर यून, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने कभी आपको उस नजर से नहीं देखा। वो सब तो बस मजाक था। अगले ही पल सु वान वान ने फाइल उठाकर उसके ऊपर फेंक दी। अगर दोबारा ये बात तुम्हारे मुंह से निकली तो तुम्हें सीधे मिस्र भेज दूंगी, फराओ की कब्र की रखवाली करने। सॉरी मैडम, मेरी गलती। हान यान तुरंत झुककर माफी मांगने लगी। लेकिन आज सु वान वान का मूड बहुत अच्छा था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उधर मैं पूरे बंगले में घूमता रहा। सब कुछ देखने के बाद मैंने नौकर से कहा कि वह चमकदार झूमर बंद कर दे। पूरा इंसान नरम सोफे में ढस गया और नींद की लहरें मुझे डुबोने लगीं। मुझे खुद पता नहीं चला कि मैं कब सो गया। जब दोबारा आंख खुली तो देखा कि सु वान वान चुपचाप मेरे सामने बैठी थी। जैसे ही उसने देखा कि मैं जाग गया हूं, उसने धीरे से हाथ में पकड़ी किताब बंद कर दी। खाना खा लो। उसकी आवाज पंख जैसी हल्की थी। मैंने सिर हिलाया और थोड़ा खोया खोया सा उसके पीछे चल पड़ा। सच कहूं तो मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। सुबह से अब तक कुछ ठीक से खाया नहीं था। ऊपर से पूरा दोपहर सोया रहा। ऐसा लग रहा था जैसे अभी पूरा बैल भी खा जाऊं। लेकिन जैसे ही हम डाइनिंग टेबल पर पहुंचे, सामने बैठी सु वान वान बार बार चोरी से मुझे देखने लगी। यहाँ तक कि उसके हाथों से स्टेक काटना भी ठीक से नहीं हो रहा था। तभी अचानक मुझे कुछ याद आया। मैंने रेड वाइन का ग्लास उठाया और गंभीरता से कहा, सु वान वान, शादी मुबारक। वह पूरी तरह चौंक गई। उसने अपने सामने रखे पानी को देखा, फिर एक ही घूंट में पूरा पी गई। इसके बाद उसने खुद के लिए आधा ग्लास रेड वाइन डाली। उसने हल्के से मेरा ग्लास छुआ और बिना हिचक पूरा पी गई। शादी मुबारक, वह मुस्कुराकर बोली। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह ऐसे खड़ी हुई जैसे कोई भूत देख लिया हो। वह तुरंत मेडिकल रूम की तरफ भागी और पीछे पीछे बटलर भी घबराकर दौड़ पड़ा। बटलर ने जल्दी से दवाई निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। मैडम, अब कैसा लग रहा है? मुझे जान देकर भी आपको शराब पीने से रोकना चाहिए था। सु वान वान कांपते हाथों से दवाई निगलते हुए बोली, अंकल झो, सुन लीजिए, अगर आपने आज मुझे शराब पीने से रोका होता तो मैं सच में तीसरी मंजिल से कूद जाती। फिर दादी को क्या जवाब देते? लेकिन बटलर ने पीछे से एक आईना निकालकर उसके सामने कर दिया।
वह बेहद गंभीरता से बोला, मुझे पता था आप कूदने की धमकी देंगे, इसलिए मैंने नहीं रोका। लेकिन अब तुरंत आईने में अपना चेहरा देखिए। आपको शराब से बहुत खतरनाक एलर्जी है। आपका चेहरा अभी ऐसा लग रहा है कि सड़क पर निकल जाए तो ट्रैफिक जाम हो जाए। सुवान वान ने हैरानी से आईने में खुद को देखा। क्यों? बटलर पूरी गंभीरता से बोला, क्योंकि ड्राइवर आपकी शक्ल को लाल ट्रैफिक लाइट समझ लेंगे। इतना कहकर उसने दरवाजे की तरफ देखा और राहत की सांस ली। अच्छा हुआ मिस्टर यून अंदर नहीं आए, वरना आपकी ये हालत देखकर शायद तुरंत तलाक लेने चले जाते। बकवास मत करो, सुवान वान जिद से बोली। जाकर उनसे कहो खाना खत्म करके आराम कर लें, मैं थोड़ी देर बाद बाहर आऊंगी। अभी मेरी हालत देखकर वो सच में डर जाएंगे। हालांकि वह मान नहीं रही थी, लेकिन उसे अपनी हालत सबसे अच्छी तरह पता थी। जैसे ही शराब उसके शरीर में जाती, पूरा बदन लाल हो जाता था। अगर समय पर दवा न मिले तो हालत जानलेवा हो सकती थी। इसी वजह से घर में इस्तेमाल होने वाला सैनिटाइजर तक बदलकर बिना अल्कोहल वाला कर दिया गया था। जब बटलर ने मुझे सारी बात बताई तो मैं पूरी तरह हैरान रह गया। मैंने उलझन में पूछा, सुवान वान को क्या हुआ था? मैंने तो बस देखा कि उसका चेहरा अचानक पूरा लाल हो गया। बटलर मुस्कुराया। मिस्टर यून, मैडम बस थोड़ी शर्मिंदा हो गई थी, आप चिंता मत कीजिए। शर्मिंदा? मैं हंस पड़ा। जिंदगी में पहली बार किसी ने इतनी गंभीरता से मुझे बेवकूफ बनाया था। लेकिन अगर वह सच में बिजी थी तो मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। नहाने के बाद मैं बड़े से खाली बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। 2.5 घंटे बीत गए। घड़ी में रात के 10 बज चुके थे, लेकिन वह अब तक नहीं आई थी। धीरे धीरे मेरी आंखें भारी होने लगी। हालांकि मैं आमतौर पर इतनी जल्दी नहीं सोता था, लेकिन आज पता नहीं क्यों बहुत थकान महसूस हो रही थी। उधर बाहर जब सु वानवान कमरे के बाहर 25वीं बार चक्कर लगा चुकी, तब जाकर बटलर से रहा नहीं गया। वह धीरे से बोला, मैडम आप अंदर जाएंगे या नहीं? जरूरत हो तो मैं सिक्योरिटी बुलाकर दरवाजा खुलवा दूं। सु वानवान घबराकर तुरंत सिर हिलाने लगी। अब उसका चेहरा लाल नहीं था, लेकिन डर की वजह से पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। वह परेशान होकर बोली, मुझे डर लग रहा है, मैं अंदर कैसे जाऊं? अगर मैंने दरवाजा खटखटाया और यूनचे कुछ बोले ही नहीं तो वो मुझे बेशर्म समझेगा क्या? क्या मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ? हमने अभी तक ठीक से डेटिंग भी नहीं की और अब सीधे शादी? कहीं वो डर ना जाए। बटलर बिना भाव बदले बोला, ऐसा नहीं होगा मैडम। लेकिन उसके मन में पहले से अंदाजा था कि आगे क्या होने वाला है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ सेकंड झिझकने के बाद सुवानवान ने हार मानते हुए सिर हिला दिया। नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकती। ऐसी चीजों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी अब हमारी शादी हो चुकी है, 1-2 दिन बाद भी सब हो जाएगा। इतना कहकर उसने तुरंत बगल वाले कमरे का दरवाजा खोल दिया और इधर मैं उसकी आवाज का इंतजार करते करते अंदर ही अंदर चिढ़ चुका था। जब मैंने उस बंद दरवाजे की तरफ देखा तो तुरंत सब समझ गया। सुवानवान, ये डरपोक लड़की आज मेरे कमरे में आने का इरादा ही नहीं रखती थी। मैं तुरंत कमरे में गया, बेड साइड पर रखा पानी का ग्लास उठाया और जानबूझकर कंबल पर गिरा दिया। फिर मैं मुड़कर बटलर को इशारा करते हुए बोला, जाकर दरवाजा खटखटाइए, कहिए कि मेरा कंबल गलती से भीग गया। बटलर तुरंत समझ गया और जाकर दरवाजा खटखटाया। मैडम, साहब का कंबल भीग गया है, क्या आप दरवाजा खोल सकती हैं? दरवाजा लगभग तुरंत खुल गया। सुवानवान उलझन में बोली, तो दूसरी रजाई निकाल दो ना, मुझे क्यों बता रहे हो? बटलर धीरे से बोला, घर में अब कोई अतिरिक्त रजाई नहीं है। इतना कहते हुए उसने मेरी तरफ इशारा किया। सुवानवान ने मेरी तरफ देखा, फिर कुछ सोचकर अपने बिस्तर की तरफ इशारा किया। तो मेरी रजाई इन्हें दे दो। इतना कहकर वह गर्व से मुस्कुराई। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, देखो मैं कितनी समझदार हूँ, मेरी तारीफ करो। फिर मैं उसे अपने कमरे में लेकर गया और उस दिन के बाद से हम दोनों पति पत्नी जैसे रहने लगे और पूरा जीवन खुशहाल रहा।